हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आपकी इंडियन इकोनॉमी एजुकेटर जो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आज समझाने वाली है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आई अंडरस्टैंड कि कल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हमारे ये सेशन जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाया था और आज भी ये सेशन हमको थोड़ा सा लेट करना पड़ा क्योंकि again the tech glitches, but that is something that is beyond our control, so therefore we are not getting into the intricacies of it and we are going to get started with the very discussion of sectors of Indian economy. तो sectors of Indian economy की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में जानना, क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन है ओवर द टाइम इकोनॉमी का वो इसीलिए हो पाया क्योंकि सेक्टर्स वॉज समथिंग जो हम प्राइमरली डील कर रहे थे। अब सेक्टर्स में जो बाइफर्केशन है वो करना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसको रियलाइज़ हुआ कि सेपरेशन जो है हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट हैं वॉज एसेंशियल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ एक ही चीज़ से, एक ही फैक्टर से अपने जीडीपी को ग्रो करवा पा रहे थे, अपने इकोनॉमी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। इट वाज वेरी मेनी एस्पेक्ट्स एंड ओवर द टाइम अगर आप देखो तो नेहरू महलनोबिस प्लान के एस्पेक्ट से, एडवेंट से हम ये समझे कि कैसे हमारी जो शिफ्ट है वो एग्रीकल्चर से भी आगे आई। तो उस रिस्पेक्ट में उस टाइम पे यानी कि बैक देन ये रियलाइज़ किया गया कि हमारे पास एग्रीकल्चर, हमारे पास इंडस्ट्री और जो थोड़ी बहुत सर्विस प्रोवाइडिंग की एस्पेक्ट्स है वो एग्जिस्ट करती है, जिसके चलते हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको क्यूमुलेटिवली इन तीनों को डील करना चाहिए, बल्कि इट वाज वेरी एसेंशियल कि हम यहाँ पे एक सेपरेटर लेकर के आए जिससे इजी हो जाए हमारी अंडरस्टैंडिंग भी और इजी हो जाए हमारा से कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन भी, जिसके एस्पेक्ट से हम समझ पाए कि हम लोगों को कहाँ पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो सबसे ज़्यादा हमारे कंट्रीब्यूशन करेंगे और जो प्राइमरली हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा से हमारे एस्पेक्ट में किया जाता है उसको हम प्राइमरी में रखेंगे। जो भी फैक्टर्स हमारे रिलेटेड हैं जो उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते उनको हम सेकेंडरी में रखेंगे एंड फाइनली हम टर्शरी को भी इंट्रोड्यूस किए एज एंड व्हेन इट वाज रियलाइज कि हाँ भाई सर्विसेज जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर आप सर्विसेज की एस्पेक्ट में ही देखो तो हमारे जो हाउस हेल्प्स हैं वो ही कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एंड इट वाज नॉट ओनली कि अभी के टाइम पे हाउस हेल्प्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए, इट वाज कि बहुत लंबे टाइम से दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द एम्बिट ऑफ ऑल ऑफ दिस एंड हेंस ये जो सेक्टोरल क्रिएशन है वो हुआ। तो अगर इसी के हम एस्पेक्ट में देखें तो ये हमारे सब्सिक्वेंटली एक दूसरे को इंडिकेट करते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को लेते हैं, सेकेंडरी में हम इंडस्ट्रीज़ को और टर्शरी में हम सर्विस सेक्टर को एक्चुअली इंक्लूड करते हैं। एंड अगर आप देखो तो ये जो हमारा सेपरेशन है वो मेजरली हमारे प्रोडक्शन को बेस आउट करके है। तो मैम अगर प्रोडक्शन को बेस आउट करके ये है तो क्या हमारे पास और सेक्टोरल डिविजन्स हैं? Yes, we do have more sectoral divisions on the basis of ownership, on the basis of actual में हमारा जो sector organization है वो क्या है। So उस रिस्पेक्ट में अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें तो हमको ये समझ में आएगा कि मेजरली हमारा जो एम्बिट है वो फर्दर सब डिवाइडेड है एंड हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना होता है एज टू वाई डज इट एग्जिस्ट। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो भी सेक्टर्स को रन करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की जो आइडिएशन होती है वो मेजरली रहती है कि उसको सोशल वर्क करना है। ऑफ कोर्स उसको प्रॉफिट्स पे भी ध्यान देना है क्योंकि हम लोग एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन सोशल वर्क इज़ समथिंग जो उसको ज़्यादा करना है। वहीं पे हम प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आते हैं तो इनका प्राइम मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स को प्रोड्यूस करना, लेकिन इनके साथ जो हमको एडिटिव में अच्छी चीज़ मिलती है वो ये है कि हमको एफिशिएंट सर्विसेज मिल पाती हैं, हमको बेहतर सर्विसेज मिल पाती हैं। देयरफॉर ये हमारे ओनरशिप के बेसिस पे भी एक डिवीज़न एग्जिस्ट करता है।
इसके अलावा जिसे मैंने आपको बताया कि कैसे ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है सेक्टर, उसके बेसिस पे भी हमारा एक डिवीजन है, एंड दैट इज़ प्रिटी मच अबाउट कि हमारे डिविजन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इंटरकिसीज में जाएं तो प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्शन एक्टिविटी की वर्च्यू से इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग। वहीं पे सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट इज डन हियर। टर्शरी सेक्टर की एस्पेक्ट में हमको मिलती हैं सर्विसेज, एंड उसी रिस्पेक्ट में हमारा ये जो पूरा बूम है टर्शरी सेक्टर का, वो मेजरली हमारा जब आईटी रेवोल्यूशन हुआ था इन द ईयर आई थिंक 90 एंड 91, उस टाइम से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को गेन किया हुआ है। सो इस रिस्पेक्ट में हमारा क्लासिफिकेशन का जो एम्बिट है वो आता है, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लटर दिख रहा होगा हर चीज़। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी पूछे या कहीं भी आपसे कोई बोल दे चलो आप हमको डायग्रामेटिकली बताओ कि कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट प्रेजेंट दिस फ्लो चार्ट एंड यू विल बी गुड टू गो। सो इस रिस्पेक्ट में हमारा क्लासिफिकेशन ये एक ब्रीफ नेचर में दिया हुआ है। ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं था कि इट जस्ट स्टार्टेड टू एग्जिस्ट, रादर इट वॉज कि ये ओवर द टाइम हर चीज़ इवॉल्व हुई है। हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर पे अपना फोकस जो था वो इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्राइम किया था। कैसे? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिश राज था, जो कॉलोनी रूल था, वो हमारे ऊपर यही फोकस करता था कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें। सो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा काम किया, बट उसके बाद जब हमने प्लानिंग स्टार्ट की, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, तो नेहरू जी आए और महालनोबिस जी आए। उन्होंने बोला कि जी हम तो जो है वो है हम कैपुचिनो, और हम लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से फंक्शन करना है क्योंकि हम इलीट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो अब हम अपनी पढ़ाई लिखाई को इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गलती क्या हुई यहाँ पे कि जो हमारा प्राइमरी मोटिव था उससे हमने बिल्कुल शिफ्ट ले लिया कि एग्रीकल्चर पे तो अब काम ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो मुंह के बल गिरी। दैट इज़ वाई वी सॉ कि वहाँ पे हमको डिक्लाइन भी देखना पड़ा, बट उससे हमने लर्निंग ली और उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिशमेंट पे काम किया, जो कि प्राइमरली हमारे प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा पुश करते हुए था। तो इससे हमने देखा कि एवोल्यूशन प्राइमरी से सेकेंडरी पे आया, हम इंडस्ट्रीज़ पे अपना फोकस शिफ्ट किए, एंड ओवर द टाइम जब हम इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे तो सर्विस प्रोवाइडिंग की जो एस्पेक्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई, क्योंकि अगर लोग हमारे पास सर्विस प्रोवाइड करने के लिए नहीं है तो काम कैसे कीजिएगा। तो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा टर्शरी सेक्टर केम इन टू प्ले, बिकॉज अगर आप देखो तो एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है सो समझाने के लिए बहुत काम आता है इज़ द वेरी नेचर ऑफ कचरे वाला जो है। तो कहीं पे मैंने सुना था या पढ़ा था, मुझे याद नहीं, बट कचरे वाला जो होता है वो आप और हम हैं। एक्चुअल में जिसको हम कचरे वाला बोलते हैं वो सफाई वाला है, क्योंकि वो ही क्लेanलीनेस को इंश्योर कर रहा है, वरना अगर आप पे और हम पे छोड़ा जाए तो शायद हम लोग अपने गार्बेज बिन्स के गार्बेज बिन्स ऐसे ही भरते जाए। सो इस रिस्पेक्ट में मेजरली हमारा एडवेंट हुआ, और उस एडवेंट को प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस और करंट ट्रेंड्स के एस्पेक्ट में अब हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। सो इस ब्रेक डाउन की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम समझें हमारी शुरुआती से, विच इज़ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का अगर हम रोल देखें प्री इंडिपेंडेंस में तो बहुत ही डोमिनेंट था। हाउएवर पोस्ट इंडिपेंडेंस इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन इट्स शेयर इन जीडीपी, क्योंकि हमारा फोकस शिफ्ट हो गया था इंडस्ट्रीज पे। ठीक, उसके बाद देखा कि अरे भाई अगर हमने इंडस्ट्रीज पे ही फोकस किया और हमने एग्रीकल्चर का बिल्कुल साथ छोड़ दिया तो फिर कोई जो है हमारा भला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फेलियर की वजह से ही हमको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ी थी, जबकि उसके हम सख्त खिलाफ थे। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो फिर हमने लिबरलाइजेशन में अपनी इकोनॉमी को लिबरल किया और हमने रिफॉर्म्स पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। हाउएवर इवन इन द प्रेजेंट डायनामिक्स अगर हम कंसिडर करें तो कई सारा स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस अभी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर्स का तबका है वो अभी भी प्रेजेंट गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। लेट्स मूव आवर शिफ्ट टू द सेकेंडरी सेक्टर एज सच। तो पोस्ट या प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे इसका कोई रोल नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं थे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं रहेंगे तो फिर कैसे एसेंशियली कुछ भी हो पाएगा। तो उस रिस्पेक्ट में आप अगर देखो तो प्री इंडिपेंडेंस तो नेग्लिजिबल था, क्योंकि हमको कोई प्रैक्टिस भी नहीं करने देता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने देखा और फिर हमने पब्लिक सेक्टर यानी कि हमने गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पे ग्रोथ करना स्टार्ट की। एंड सिंस यहाँ पे हमको थोड़े से फेलियर्स देखने
को मिले थे क्योंकि हमारे पास एसेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, तो हमने ओपन कर दी अपनी इकोनॉमी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पुश किया। एंड सिंस हमको सेल्फ रिलायंट बनना था तो हमने मेक इन इंडिया पे भी ध्यान देना चालू किया। तो उस रिस्पेक्ट में फिर हमारा जो फोकस आया फिर टर्शरी पे आया, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो भाई ये बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप था, ग्रेजुअली ये राइज करना स्टार्ट किया। 1991 के बाद और भी ज़्यादा जो लोग थे वो फोकस हो गए, कॉन्शियस हो गए विथ रिस्पेक्ट टू इट। एंड अगर हम देखें तो कोविड के बाद तो इस सेक्टर ने बूम ही मचा दिया है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों को रियलाइज हुई, क्योंकि इंसान जो है वो आज के टाइम पे इतना बिजी है कि उसको अपना खुद का काम करने के लिए भी समय नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं भी तो एक तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड ही कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ कि आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू। सो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो लोग जो थे उन्होंने गैप्स आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया, और उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते 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 हमारी एक ये अंडरस्टैंडिंग बनी कि दिस इज़ अ डिपार्टमेंट जहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। सो उस रिस्पेक्ट में हमारा एवोल्यूशन आज भी चल रहा है एंड एक बहुत सिग्निफिकेंट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ नए एडिटिव्स हमको देखने को मिलते ही हैं। सो इस रिस्पेक्ट में ये हमारा सेक्टोरल एवोल्यूशन हो गया। सेक्टोरल एवोल्यूशन के बाद हम लोग अब थोड़ा सा इंटरकेसीज में जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली असेसिंग द रियल टाइम इवेंट्स जो कि उस टाइम पे हुए थे जिससे हमारा सेक्टोरल डिवीजन हुआ था, उनके कंट्रीब्यूशन को समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी का जो ऑफर है उसमें आपको 22,999 की प्राइसिंग पे मिल जाता है प्लस सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर 8 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा, तो इस अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज़ आप अभी ले सकते हैं। NST लाइव का कोड यूज़ कीजिए जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स और मेरी अकाउंटेबिलिटी मिले, क्योंकि हमारे बैचेस जो हैं वो ऑलरेडी लाइव होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ प्राइमरली हमारे प्राइमरी सेक्टर का भाग। सो इस रिस्पेक्ट में हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का अगर थोड़ा सा डाइसेक्शन करें तो हमको सबसे पहले समझना होगा कि एग्जिस्टेंस किस प्रकार से थी। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो प्री इंडिपेंडेंस से हमारा ये जो पूरा डिस्कशन है वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन थी। इट कंट्रीब्यूटेड अराउंड 50% टू द नेशनल इनकम एंड डोमिनेटेड सब्सिस्टेंस फार्मिंग विथ लो प्रोडक्टिविटी। हाउएवर हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, क्योंकि लैक ऑफ इरिगेशन और आउटडेटेड टेक्निक्स की वजह से हम लोग उतना ज़्यादा से मल्टीप्लायर इफेक्ट को टच नहीं कर पा रहे थे, उतने गुना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे जितनी हमको एसेंशियली करनी चाहिए थी। पुअर मार्केट एक्सेस थी, इंटरमीडियरीज भी एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को, जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट है वो लो जाता जा रहा था। एंड आज भी इनमें से कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो रेलेवेंट बैठते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट अभी भी कोई बहुत ही बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अगर प्राइमरी एक्टिविटी ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम आगे कैसे फंक्शन करेंगे। देयरफॉर इट वाज रियलाइज कि चलो अब क्या करते हैं, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, जिसके चलते इंडिया ने फूड जो था वो इंपोर्ट करना स्टार्ट किया हमारे USA से। बट देन इट वाज रियलाइज कि हमको तो ये महंगा पड़ रहा है और हम लोग जो चीज़ें ये इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोड्यूस भी तो कर सकते हैं। एंड उस आइडिया से इंट्रोड्यूस किया गया द वेरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसके चलते हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया, जिससे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हमने कई सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिसके चलते हम लोगों ने अपना जो प्रोडक्टिविटी का एस्पेक्ट था वो बेहतर कर लिया। और दिस वाज अ शॉर्टकमिंग जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, जिस पे हमने प्राइमरली फोकस करके काम किया एंड वी एसेंशियली डेल्ट विथ इट, बिकॉज आप माने चाहे नहीं माने इंडिया जो है वो एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल है, देयरफॉर हमको उसका कभी भी हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। इसी रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमको बूस्ट देखने को मिली वीट और राइस प्रोडक्शन में, जिससे हम अगेन सेल्फ सफिशिएंसी पे पहुंच गए by the 1970s। However, रीजनल इम्बैलेंस हमको देखने को मिला था पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट में, बट फिर हमने वो भी डील कर लिया था। अगर आप देखो तो 1980s से 1990s का जो टाइम था जब हम लिबरलाइजेशन पे फोकस कर रहे थे, तब भी एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि
लो प्रोडक्टिविटी हम उस समय भी फेस कर रहे थे, हमारे पास अप्रोप्रिएट मशीनरी जो थी वो उस समय भी प्रेजेंट नहीं थी, तो इस रिस्पेक्ट में हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। और हमारे जितने भी क्रेडिट एक्सेस थे वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड थे। इनफैक्ट जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जिसकी वजह से उनको लार्ज फार्मर्स को अपनी कोलैटरल देके, अपनी ज़मीन वगैरह देके लोन लेना पड़ता था, जो कि अगर गलती से फेल हो जाए तो वो अपनी लैंड को भी लूज़ कर देते थे। तो इस सब की वजह से फंक्शनरीज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करती थी, बट फिर गवर्नमेंट का काम था उसको रिजॉल्व करना। सो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद चीज़ें जो थी वो चेंज हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमने ओपन कर दिया फॉर ग्लोबल मार्केट्स। ऐसा नहीं था कि अब सिर्फ हमारी कंट्री में ही जो है वो काम चलेगा, बल्कि अब हम भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट बैरियर्स हटा दिए गए और कैश क्रॉप्स जैसे कि इंडिगो, जूट, टी, ये सब इंट्रोड्यूस किया, जो कि हमको ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए ओवर द टाइम, जिससे कि हमने ग्रोथ एसेंशली इंश्योर की। उसी रिस्पेक्ट में हमारा जो जीडीपी शेयर है वो भी बढ़ गया, एंड एम्प्लॉयमेंट शेयर भी स्टैगनेंट था थोड़ा, बट फिर भी डिक्लाइन नहीं हुआ। अगर आप देखो तो 1987 से 88 तक हम करीब 0.6 बिलियन का ही कंट्रीब्यूशन देते थे, वाइल 22-23 पे अगर हम आ जाते हैं तो हम 53 बिलियन तक पहुंच चुके हैं, विच इज़ अ रिकॉर्ड हाई। अगर आप देखो तो इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, और टॉप आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है राइस, मराइन, स्पाइसेस और शुगर प्रोडक्ट्स। इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमारा जो ग्रोथ का एस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हमने क्रेडिट और फाइनेंसिंग जो है वो एस्पेक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा ईजअप कर दी हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से हमारे छोटे फार्मर से लेके हमारे बड़े फार्मर्स तक सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी को भी एक अपर हैंड नहीं मिलता, जिसकी रिस्पेक्ट में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में अपना संपूर्ण योगदान दे पाए। तो उस रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे अपनी जो भी चीज़ें थी वो एड्रेस कर ली। अगर हम प्रेजेंट टाइम्स, प्रेजेंट डायनामिक की बात करें तो रीसेंट रिफॉर्म्स हम लोगों को जो देखने को मिले हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इस पीएम किसान, जो कि इंश्योर करता है 6,000 पर ईयर का इनकम सपोर्ट टू ऑल द फार्मर्स। ई नाम, जिसमें 1360 मंडीज डिजिटाइज की गई हैं, जिससे बेटर प्राइस डिस्कवरी हो पाए हमारे क्रॉप्स की, जिससे ऑफ कोर्स कोई भी सफ़र ना करे, क्योंकि कई बार देखा गया कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्राइस, और उनको एक काफ़ी सस्ती डील दे दी जाती है, और क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत होती है तो वो उस एस्पेक्ट में उस डील को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, बट दैट इज़ समथिंग जो कि एक प्रॉब्लम की तरह उभर के आया, जिसको ई नाम के द्वारा रिजॉल्व किया गया। देन कम्स द एस्पेक्ट ऑफ एफपीओस, जो कि टारगेट करता है 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। पीएमएफबीआई, जो कि क्रॉप इंश्योरेंस का कवरेज देता है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि 1 लाख करोड़ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रा प्रॉमिस करता है। 2020 के फार्म एक्ट्स जो कि रिपील कर दिए गए हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा किसान आंदोलन हुआ था, ऑल्सो नोन एज योर फार्मर्स प्रोटेस्ट, जिसमें एमएसपी में काफ़ी ज़्यादा चेंज इंट्रोड्यूस किए गए थे, जो कि ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड नहीं थे बाय द फार्मर्स। नेचुरल फार्मिंग पे फोकस लाया गया थ्रू बीपीकेपी, जिसमें 459 करोड़ का जो फंड है वो एलोकेट किया गया। पीएम प्रणाम स्कीम लेके आई गई, जिसमें इंसेंटिवाइज किया गया स्टेट को, जिससे वो अपने फर्टिलाइजर यूजेज को रिड्यूस कर पाए। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आइडेंटिफाई किया गया, जिससे हमारे मिलेट प्रोडक्शन को भी एक ग्लोबल पुश मिली, जो कि हमने, यानी कि हमारी कंट्री इंडिया ने मेजरली लीड किया था। लेकिन स्टिल इतने सारे एडवांसमेंट्स के बाद भी अगर हम देखें तो कई सारे चैलेंजेस अभी भी परसिस्ट करते हैं। तो चैलेंजेस की एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो इरिगेशन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज स्टिल, क्योंकि अभी तक सिर्फ 50% नेट सोन एरिया ही इरिगेट हो पाता है, जिसके चलते हमारी यील्ड्स जो है वो काफ़ी लो है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि जहाँ पे सपोज करो 4 लोगों का काम है, वहाँ पे 8 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करने के लिए लोग हैं लेकिन काम नहीं है। इस
स्टेटमेंट की गहराई को समझो कि काम करने के लिए लोग हैं पर काम नहीं है, जिसकी वजह से डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी होता है, विच इज़ अगेन अ प्रॉब्लम, क्योंकि उन 4 लोगों का तो काम नहीं है फिर भी हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि अदर अपने स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर सकते थे या फिर अदर कंट्रीब्यूशन में भी हेल्प कर सकते थे, जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है वो वहाँ लगे हुए हैं, जिससे हमारा रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है। सो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये भी एक चैलेंज के रूप में आता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी 15 से 20% बढ़ चुके हैं। एमएसपी स्क्यू भी हमको देखने को मिलता है। स्क्यू माने अगर आप देखो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज लेकर के आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा मीन प्रोड्यूस का शिफ्ट जो है, यानी कि जो हमारा मीन यहाँ आना चाहिए था वो भी यहाँ शिफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन आउटपुट पे काफ़ी सिग्निफिकेंट नेगेटिव चेंज है। इस रिस्पेक्ट में आप देखो तो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विच इज़ ऑफकोर्स ड्रिवन बाय यू एंड मी, एंड जॉबलेस ग्रोथ इज़ अगेन अ चैलेंज जिस पे हमको फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी रिस्पेक्ट में आप अगर देखो तो हम लोग उतना ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री जो कि हमारे मॉडर्न एडवांसमेंट्स हो सकते हैं वो भी पिछड़ते जा रहे हैं, एंड हम लोग एफपीओज वगैरह को भी काफ़ी स्ट्रेंथन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमको ज़रूरत है इन सिस्टम्स में चेंज लाने की, एक वे फॉरवर्ड को आइडेंटिफाई करने की। ठीक, तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमको ज़रूरत है स्ट्रेंथन करने की एफपीओज को और एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स को, डिजिटाइज करने की अपने लैंड रिकॉर्ड्स को, जो कि अभी हो रहा है वाया आई थिंक ई नाम ही। एंड इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमको सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स भी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारे फार्मर्स भी खुश, हमारी लैंड भी खुश और हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खुश। इसके बाद आता है एस्पेक्ट डिस्कवर करने के लिए हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का। इंडस्ट्रीज जैसा कि हमने देखा हमारे सेकेंडरी भाग में आता है, और इस भाग में हम मेजरली हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं, हमारी जितनी भी बिग इंडस्ट्रीज हैं उन पे फोकस करते हैं, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दी एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इट एज वेल। तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करें, सबका ड्रिल मेजरली सेम रहेगा। अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करें तो इंडिपेंडेंस के पहले हमारी जो इंडस्ट्री थी वो कॉलोनियल थी, एक्सप्लॉयटेटिव थी, जिसका फोकस सिर्फ ये था कि हमको रॉ मटेरियल्स दो, और ये किसके द्वारा ड्रिवन था? ये हमारे ब्रिटिश राज या फिर रूल की वजह से एग्जिस्ट करने वाली एक प्रॉब्लम थी, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमने देखा कि हमको डोमिनेशन फेस करना पड़ा हमारी टेक्सटाइल मिल्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला जाता था कि तो तुम सिर्फ इंडिगो प्रोड्यूस करो, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करो, जिससे अल्टीमेटली हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो वो ग्रेट ब्रिटेन का या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही हो रहा है। सो इस रिस्पेक्ट में हमने देखा कि अब हमको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमको ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा अभी एग्जिस्ट करता है विच इज़ मशीन मेड, जिसमें हमारी मशीन की डिपेंडेंसी और किसी पे नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स पे है, जिसकी रिस्पेक्ट में अगेन जो फ़ायदा है वो ब्रिटिशर्स को हो रहा है और जो नुकसान है वो हमको हो रहा है, ये हमको चेंज करना पड़ेगा। सो उस चेंज को ड्राइव करने के लिए मेजरली इंडिया ने अडॉप्ट किया एक मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच, जो कि उसकी लर्निंग्स के वाया आया था, जो उसने लर्निंग्स अपनी वेरियस कंट्रीज़ की स्टडीज से की थी। तो उस रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे चेंज देखा। जो चेंज था उसने मेजरली हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस किया, एंड हमारा शेयर ऑफ जीडीपी इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी इंट्रोड्यूस किए, जिसके चलते हमने स्टील, पावर, कोल, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, सारे की सेक्टर्स जितने भी हमारे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उनको ना कि सिर्फ केवल इस्टेब्लिश किया, बल्कि इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इनका फोकस जो है वो इतना बेहतर कर दिया ताकि हमारी डिपेंडेंसी दूसरे लोगों पर नहीं रहे, जिसके चलते हमने ऑल इन ऑल ग्रोथ एस्पेक्ट में कंट्रीब्यूट किया वाया द वेरी बीइंग ऑफ आवर इंडस्ट्रीज। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो लिबरलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है जब भी हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि इट वाज ओनली देन, लिबरलाइजेशन कब हुआ था, मैं काफ़ी बार बोलती हूँ, जब नेहरूवियन और जो महालनोबिस प्लान था वो फेल हुआ था
तब हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ा था, तब हमें एलपीजी रिफॉर्म्स जो थे वो करने पड़े थे, एंड इसी रिस्पेक्ट में मेजरली हमारे चेंजेस आना स्टार्ट हुए थे, एंड इसीलिए हम अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 विच वाज द एलपीजी रिफॉर्म्स, इनको बहुत बड़ा से कंट्रीब्यूटर मानते हैं टुवर्ड्स एक्चुअली इंटीग्रेटिंग द आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आर वेरियस सेक्टर्स। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो लिबरलाइजेशन की वजह से जो लाइसेंस राज था, जो कि प्राइमरी करप्शन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, ये एंड हो गया। टैरिफ्स में रिडक्शन आ गए और कोटाज भी हम लोगों ने ओवर द टाइम रिमूव कर दिए, जिसके चलते आप अगर देखो तो पीएसयूज वर प्राइवेटाइज, एफडीआई वाज अलाउड इन सर्टेन सेक्टर्स, मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस जो थे इनको भी डाइल्यूट कर दिया गया, जिससे हमारा मार्केट जो है वो ईजी टू फंक्शन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे प्राइवेट सेक्टर में बूस्ट हमको देखने को मिली, हमारे एफडीआईज इंक्रीज हुए, एंड इन टर्न इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जीडीपी जो था उसमें हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस को कंसिडर करें तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्टेटस जो हमारा इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, इट इज 28.3%, एंड दिस इज द डेटा फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अकेले का 17.4% का जीवीए एडिशन रहता है, एंड एम्प्लॉयमेंट भी अराउंड 25% प्रोवाइड करती है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री, विच इज़ मैसिव। अगर हम सब सेक्टर्स को देखें, कोर इंडस्ट्री को देखें, जिस पे प्राइमरली क्वेश्चन बनता है, तो वो कुछ इस प्रकार है कि हमारा स्टील, सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर्स और नेचुरल गैसेस जो हैं वो हमारी कोर इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, जो कि आपसे एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन यूपीएससी सीएससी। कैसे? Which among these is not a part of core industry, and options will be given amongst these two lines ही। therefore इन दोनों लाइन को अच्छे से रट लो, बिल्कुल भी भूलना मत, बेशक निमोनिक बना लो या सीधे याद होता है तो सीधे याद कर लो, जिस रिस्पेक्ट से आपके क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। अब इतना ज़्यादा बेटरमेंट करने के अलावा भी जो प्रॉब्लम हमारी एग्जिस्ट करती है वो आती है विथ रिस्पेक्ट टू द चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि क्रेडिट अगर आप आज भी देखो तो एमएसएमईज को हाई इंटरेस्ट रेट पे ही मिलता है, जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो पावर आउटरेजेस हैं, लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि हमको कहीं ना कहीं बॉटलनेक मतलब हमारी हिचकियाँ बहुत आती हैं, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि यहाँ तक पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है, एंड दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू योर लॉजिस्टिक्स, जिसकी वजह से अगेन हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो कंप्लायंस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम, क्योंकि रेगुलेशन की कॉस्ट भी हाई है और लेबर लॉस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ग्लोबल एस्पेक्ट में चीप इम्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना हमको बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह साथ आ रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो चीप गुड्स बनाता है, आसान भाषा में बोलूँ तो एसएसटी बनाता है, विच इज़ योर सस्ता, सुंदर, समटाइम्स टिकाऊ। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमको कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है, जिसमें हमको क्वालिटी मेंटेन करते हुए प्राइस को कंट्रोल करके रखना है, जिससे हमको कोई भी प्रॉब्लम अल्टीमेटली फेस नहीं करनी पड़े। एंड एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में भी हमारा फुटप्रिंट काफ़ी हाई है, जिसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज समथिंग दैट वी आर ऑल्सो फोकसिंग अपॉन, कि हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, बट उसके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी इंश्योर करनी है, जिससे एनवायरनमेंट का कम से कम घाटा हो, क्योंकि कई सारी एनवायरनमेंट रिलेटेड स्कीम्स भी लेकर के आई जा रही हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में हम एनवायरनमेंट का कम से कम नुकसान करें, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हो और हमारे एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं हो। तो इसको हम मेजरली रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन जो है वो मेजरली आ सकता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोटिंग लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड एक्सपैंड करके किसको, हमारे पीएलआई को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर्स जो हैं वो अप्रूवल्स को सिंप्लीफाई कर पाएँ। अगर आप देखो तो हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और रेड टेपिज्म जो कि विथ रिस्पेक्ट टू हमारा
ब्यूरोक्रेसी आता है, वो भी हमको केटर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हाई चांसेस कि हमारी जो भी इश्यूज़ और चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं वो कभी भी रिजॉल्व ना हो। स्किल डेवलपमेंट को हमको अलाइन करना पड़ेगा 4.0 पे, जिसमें हमको एआई और रोबोटिक्स, इसके साथ साथ मशीन लर्निंग, इन पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स फेस इट, यही हमारे जो है वो फ्यूचर है। एंड हमको अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वाइल कीपिंग इट इन माइंड कि हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी इंश्योर कर रहे हैं। अगर आप देखो तो हम लोग फोकस कर सकते हैं हमारे कोर एरियाज़ पे भी, जैसे कि ग्रीन और ब्लू इंडस्ट्री जो कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस बनाना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम सेमीकॉन मिशन जो है उसको प्राइमरली डील करना चाहते हैं, एंड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क्स जिसके वाया हम रिड्यूस करना चाहते हैं हमारी डिपेंडेंस को। उस रिस्पेक्ट में भी हम अपने फोकस को थोड़ा डाइवर्ट और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में जितने भी इश्यूज हम प्रेजेंट टाइम में से फेस करते हैं वो हम ना करें, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करें, और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इंश्योर करें, क्योंकि उसके बिना हमारा एज अ कंट्री आगे बढ़ना ना के बराबर और इम्पॉसिबल है। इस रिस्पेक्ट में हमारा जो डिस्कशन है विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री वो मेजरली हमको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इंस्टिगेट करता है, विच इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट डिलेमा। क्योंकि ठीक है आपने इंडस्ट्रीज़ तो अपनी सेटअप कर ली, लेकिन इंडस्ट्रियल सेटअप के अलावा हमें इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए भी तो लोग चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ एक बिल्डिंग बना दें और उससे हमारा काम हो जाए। दिस इज़ एसेंशियली नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम इस एस्पेक्ट को भी फोकस करें, एंड उसमें हम क्या करें, जो हमारी जॉबलेस इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, जिससे हमारा आउटपुट ग्रोथ भी बेटर हो और हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो फिलहाल स्लो है उसको हम फास्ट कर दें, स्पेशली इन आर फॉर्मल सेक्टर्स। एमएसएमईज और जो लेबर इंटेंसिव हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी अंडर कैपिटलाइज करें, जिससे कि स्किल्ड लेबर को हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए, और जितने भी अनस्किल्ड लोग हैं जो मेजरली काम करना चाहते हैं उनको स्किल अप कर दें, अपस्किल कर दें। ठीक है, इसी रिस्पेक्ट में जो हमारा फाइनल लेग ऑफ डिस्कशन है वो आता है सर्विसेज पे, एंड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ आर टर्शरी सेक्टर। इस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के एस्पेक्ट में हमारा जो ये टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ही इंटीग्रल है। मैं आपको शुरुआती दौर में ही बता चुकी हूँ कि कैसे हम लोग ने जो है वो धीरे धीरे एडवेंट करके ही चीज़ें सीखी हैं, एंड उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो सर्विस सेक्टर पे फोकस करना हो जाता है इम्पॉर्टेंट। अगर हम स्ट्रक्चरल इम्पॉर्टेंस देखें और अगर देखें कि क्या क्या यहाँ सर्विसेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वी कैन इंक्लूड ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, communication, banking, finance, real estate, business services, education, health, IT, social services, and all other things which are miscellaneous, which are not the part of primary and secondary, हम majorly उसको यहाँ डाल सकते हैं। Current important ये इसीलिए है, current importance इसकी ये है क्योंकि ये 53% which is massive हमारी इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एंड अराउंड 30% विच इज़ मोर देन योर सेकेंडरी सेक्टर ये लोगों को एम्प्लॉय करता है। दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री सेक्टर जो कि 1991 के बाद आज तक रुका नहीं है, बल्कि एक्सपोनेंशियली बस ग्रो ही किए जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है वो बहुत हाई हैं, इसीलिए हम लोग अपना पूरा जो से ध्यान है वो यहाँ पे केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या था, अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा कंसिडर करें तो हुआ कुछ ऐसा था कि 1950s और 80s में ये मॉडेस्ट था, डोमिनेट किया जाता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। 1990s में और पोस्ट उसके हमने रैपिड ग्रोथ देखी। 2000 के बाद हमने राइज देखा आईटी का, टेलीकॉम का, फाइनेंशियल सर्विसेज का, और आज के टाइम पे हम ग्लोबल एक्सपोर्टर्स भी बन चुके हैं अपने सर्विस प्रोवाइडिंग के एस्पेक्ट में, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अगर हम हाई परफॉर्मिंग सेगमेंट्स देखें इस पर्टिकुलर सेक्टर के, विच इज़ टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर के, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी मेजर
कंट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा को एम्प्लॉय करते हैं, 320 बिलियन से ज़्यादा इनका मेजरली हमारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बीएफएसआई, tourism and hospitality, education and health are the massive contributors to Indian economy, जो कि हमेशा से ही बेहतर परफॉर्म करते आए हैं, चाहे हम अपनी कंट्री की बात करें या किसी दूसरी की, बट इन प्रेजेंट डायनामिक वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर कंट्री ओनली। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन द सर्विस सेक्टर, क्योंकि चलिए अच्छा तो सब है, पर कुछ प्रॉब्लम भी तो होगी जिसकी वजह से हम 100% ग्रोथ पे नहीं है। तो उस रिस्पेक्ट में आप अगर देखो तो जॉब क्रिएशन बहुत कम है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, पर उस रिस्पेक्ट में जॉब क्रिएशन बहुत कम है, क्योंकि लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादा जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगेन अभी भी तुच्छ भावना से समझा जाता है, उसको तुच्छ भावना से एक्सेप्ट किया जाता है, एंड उसी रिस्पेक्ट में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है भी नहीं सर्विस सेक्टर की सोसाइटी में। ठीक है, अगर आप बहुत ही से वाइट कॉलर जॉब कर रहे हो तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बट जैसे ही आप थोड़े से नीचे तबके की नौकरी जो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ऑफकोर्स आप वाइट कॉलर पे नहीं जा सकते, जैसे ही आप उसमें एंटर करते हो वैसे ही लोग आपको हीन भावना से देखने लगते हैं कि अरे ये तो क्या ही है, नौकरी तो है। दिस इज़ अ मिस्टेक दैट वी आर डूइंग एंड दैट वी नीड टू फोकस ऑन। डिजिटल डिवाइड भी बहुत तगड़ा है, जिसकी वजह से हम सर्विसेज जो है सबको इक्वली प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। स्किलिंग भी हमारे पास नहीं है उतनी ज़्यादा, जिसकी वजह से या जिसके गैप को फिल करने के लिए हमने स्कीम्स डिप्लॉय की है। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन सी स्कीम डिप्लॉय की गई है विथ रिस्पेक्ट टू अपस्किलिंग, तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेगुलेशन का एस्पेक्ट, हेल्थ का एस्पेक्ट और एक्सपोर्टर की रिस्क काफ़ी हाई चैलेंजेस हैं, जो अभी हमें सर्विस सेक्टर में बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगेन जैसा मैंने कहा सर्विस सेक्टर मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनपुट बहुत कम है पर आउटपुट जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। तो इस सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक सर्विस डिमांड को, एंड ऑफ कोर्स सेंसिटाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो अगेन उसी हीन भावना से देखा जाएगा, जो कि ठीक बात नहीं है। एक्सपैंड कर सकते हैं ग्लोबल सर्विस के एक्सपोर्ट को, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे सकते हैं फ्यूचर सर्विस जॉब की रिस्पेक्ट में, एनहांस कर सकते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, क्योंकि टियर 1 पे सब्सिक्वेंटली है ही चीज़ें। यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज इन हेल्थ, एजुकेशन एंड जस्टिस, इंटीग्रेट कर सकते हैं सर्विसेज को विथ रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर, एंड इंसेंटिवाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, जिससे कि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं वो एक बेहतर ग्रोथ की प्राप्ति कर पाएँ। सो दिस इज़ अबाउट इट। अगर आप लोग जीएस के लिए परेशान हैं तो हम लोग तो एनीवे आपके लिए जीएस कॉम्प्रिहेंसिवली लेकर के ही आ रहे हैं, लेकिन सीसैट में अगर कोई भी इशू है तो 7 अगस्त यानी कि आज से ये बैच चालू हो चुका है सुबह 6:30 बजे। मधुकर सर का सीसैट कोर्स है, आप इस पर एनरोल कर सकते हैं खुद को और अपनी सारे इश्यूज़ विथ रिस्पेक्ट टू सीसैट भी रिजॉल्व करवा सकते हैं। अनअकैडमी आप सभी को प्लस सब्सक्रिप्शन 22,999 में दे रहा है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 8-10 हज़ार थोड़े से इंक्लूसिव करने के लिए, जो कि आपके बुक्स पे एनीवे लग ही जाते हैं, तो आप प्लीज़ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि इसमें आपको जीएस के जितने भी प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं वो तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ मेंटोरशिप और नोट्स 3.0 विथ 14 बुक्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी का जो रीसेंट एडिशन है वो मिलता है, स्पेक्ट्रम मिल जाती है, मृणाल सर की इकोनॉमी की किताब, सुदर्शन सर की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की किताब और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के नोट्स, जो कि स्पेसिफिकली क्यूरेटेड बाय टीम अनअकैडमी है, वो मिल जाते हैं। तो मेक श्योर करें दैट आप हमारे साथ जुड़ जाएं एट द अर्लीस्ट, सो दैट हम आपकी यूपीएससी सीएससी की जो तैयारी है उसको ईज अप कर पाए। अगर आप कोई भी परचेज करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल मत भूलिएगा इस कोड को यूज़ करना, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स और मेरी अकाउंटेबिलिटी मिल जाती है। आई रियली होप दैट दिस पर्टिकुलर सेशन मेड सेंस टू यू, एंड आपको सेक्टर्स इतने अच्छे से याद हो गए होंगे कि आप ना ट्रेंड्स भूलेंगे, ना एवोल्यूशन भूलेंगे और ना कॉन्ट्रीब्यूशन भूलेंगे, और उन सब में जो भी चैलेंजेस हमको आते हैं उनके बारे में भी लिख पाएंगे along with the solution that we need to focus on, which is your mains centric question. So yes, with this is me Nandini signing off for the day. Hope you like the session and if you did तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ये रेलेवेंट ऑडियंस तक पहुँचे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट से आपकी तैयारी में कोई भी हर्डल नहीं आए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।